सो भाई लोगों, हमसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार S1X का रिव्यू लेके आओ, क्योंकि भाई ये गाड़ी जो है लोगों को वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन लगता है। कम पैसे के अंदर उनको रेंज अच्छी खासी मिल जाती है। तो हमने एक ऐसे भाई को पकड़ लिया है जिन्होंने भाई इसको ठोक पीट बजा के टेस्ट किया है अच्छे से। बिल्कुल भाई, आपका नाम क्या है? उत्कर्ष नाम है भाई। उत्कर्ष भाई, सबसे पहले तो कौन सा व्हीकल है, कौन सा वेरिएंट है ये? भाई ये है S1X 4 किलोवाट वेरिएंट है जो ठीक है। लेटेस्ट जेन 3 में आता है। ठीक है। और आपने कितने का लिया है और कब लिया है? मैंने इसको 1,40,000 का पड़ा मेरे को, सारी चीज़ें मिला करके। ऑन रोड? ऑन रोड। कैश में, ईएमआई में? EMI में। ईएमआई पे, ओके। तो आप बाकी उसके कैश बारे पे में ये 124 का है। 1,24,000 का। हाँ। और आपने ईएमआई पे लिया है तो 1,40,000 का पड़ा है। हाँ। थोड़ा आप लोगों को ना ईएमआई के बारे में भी जानकारी दे दो थोड़ी सी, ताकि लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना डाउन पेमेंट करा, आपकी कितनी ईएमआई बनी, कितने साल के लिए? एक्चुअल में ना ये वाली गाड़ी लेते टाइम पे मेरे पास 50,000 रुपये कैश था, तो मैंने 50,000 रुपये का डाउन पेमेंट किया एंड जिस पर मुझे 18 महीने यानी 1.5 साल की ऑलमोस्ट 5 से 6,000 के बीच की EMI पड़ी है। ठीक है। और एक्स्ट्रा कितना लग रहा है? एक्स्ट्रा सिर्फ 500 रुपये फाइल प्रोसेसिंग का, बाकी कोई ऐसा एक्स्ट्रा तो ये आपको बैंक वगैरह कुछ ऑफर था? हाँ, ये IDFC से मैंने कराया था। तो IDFC क्या है, सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे काम करता है। ठीक है। और फाइल प्रोसेसिंग के अलावा कोई भी एडिशनल हिडन चार्जेस नहीं होते। ठीक है। अब देखिए, ये जो आइडिया दिया है मैंने आपको फाइनेंस का, ये बेसिकली प्योरली एक इंडिविजुअल फाइनेंस पे डिपेंड करता है। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट पे लीजिए आप। ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर भी ऐसा ही फाइनेंस अप्लाई हो, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल प्रोफाइल जो होती है वो अलग अलग होती है। सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। तो हम वापस स्कूटर पर जाते हैं। भाई कैसा रिव्यू है इसका? भाई देखो, अभी 1 महीने से ऊपर हो गया, 40 दिन ऑलमोस्ट हो गया यूज़ करते हुए, 41 डेज समथिंग, एंड 2,500 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो भाई रिव्यू तो भाई एक्सटेम्परेरी है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा ख़राब बहुत ज़्यादा अच्छा। जेन 3 से जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर है। अच्छा, आप ओला को जानते हो? आपने जेन 1 जेन 2 देखा हुआ था आपने? बिल्कुल, मैंने जेन 1 S1 Pro यूज़ किया हुआ है। ओके। बिल्ड क्वालिटी वाइज, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल बिल्ड क्वालिटी को लेकर उठते हैं, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस को लेकर लिखते हैं और सर्विस इश्यूज़। सर्विस के बारे में तो बाद में बात करूंगा, पर आप मुझे बताओ कि बिल्ड क्वालिटी वाइज और सॉफ्टवेयर ग्लिचेस वाइज क्या इंप्रूव हुआ है इसके अंदर जेन 3 में? मैं जब जेन 1 यूज़ करता था तो हर तीसरे दिन कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इशू आता था। S1 Pro के अंदर? हाँ, ठीक है। कभी डिस्प्ले काम करना बंद कर दिया, कभी एक्सीडेंटल टचेस हो रहे हैं, हम कहीं क्लिक कर रहे हैं कहीं और क्लिक हो रहा है, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम है कि गाड़ी हैंडल लॉक हो गई, खुल नहीं रही, और कभी कभी बूट ओपन नहीं होता था। तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स आते थे। बट क्योंकि इसको की वाला वेरिएंट कर दिया है, एंड जब से S1X में भी मैंने जेन 2 चलाया हुआ है ऑलरेडी फ्रेंड का, तो उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। सिस्टम इश्यूज़ आते थे, पानी चला जाता था तो बटन्स काम नहीं करते थे, वैसा कुछ भी इसमें देखने नहीं मिला। एक प्रॉब्लम है जिसको मैं कहूँगा थोड़ी सी मतलब अपडेट इशू है, कि इसका अपडेट थोड़ा लेट पुश हुआ, जिससे कि हमें जो टाइम ब्रीच वगैरह वाले इश्यूज़ थे वो सॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि स्पोर्ट मोड काम ना करना या रिवर्स काम ना करना। तो ये सब प्रॉब्लम एक अपडेट के बाद शुरू होगी, वो थोड़ा लेट आया, बाकी कोई ऐसा प्रॉब्लम मुझे लगा नहीं। और एक बार आपको फुल चार्ज में कितना किलोमीटर की रेंज मिल जाती है इको मोड पे? इको मोड पे ये चली जाती है 180 बहुत ईजिली सीमलेसली, अगर मैं टॉप स्पीड पे चलाऊँ, और अगर मैं थोड़ा 30-40 करूँ तो 200 चली जाती है। 200 की रेंज एक्चुअल में दे रही है ये? बिल्कुल सही बताओ भाई। काफ़ी लोग मानते नहीं है, बट मैंने निकाल के दिया। और नॉर्मल कितना दे रही है? नॉर्मल ये 150 आराम से देती है, 160 भी चला सकते हो, स्पीड पे डिपेंड करता है। तो ये जो आप बता रहे हो कि इको मोड के ऊपर अगर मैं थोड़ा भगाने की बात करूं तो भी 180 की रेंज आपको निकाल के दे रही है। बहुत सिंगल में है, डबल में? डबल में, मोस्टली डबल में 175 से 180 के बीच में, और वही 5 किलोमीटर का फ़र्क आता है डबल में। एज सच कोई खास डिफरेंस नहीं आता। अच्छा, और जब आप इसको फुल चार्ज करते हो तो डिस्प्ले पर रेंज क्या शो होती है इसमें? 177। 177, क्योंकि कंपनी क्लेम करती है कि इसकी आईडीसी रेंज जो है वो 252 किलोमीटर से 242, हाँ 252 किलोमीटर के आसपास है। तो भाई सही में ही दे रही है? मतलब मुझे एक्चुअल में अभी भी विश्वास नहीं है। मैंने चलाई है भाई 2,500, मैं बता सकता हूँ। और क्या क्या इश्यूज लगे आपको इसके अंदर? एक बहुत बड़ा इशू जो मैंने फील किया डे 1 से है वो इशू, वो है पैनल गैप्स, जो कि ओला में बहुत कांस्टेंट है। वो जनरेशन 1 से जनरेशन 2 में भी था, इसमें भी कहाँ पे है? इसमें काफ़ी सारे पैनल गैप्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस साइड पर पहले दिखा देता हूँ, कैमरा उस साइड है तो पहले सबसे मेजर पैनल गैप ये आप देख सकते हो। इवन ये बाहर निकल कर आ रहा है, ये इतना बड़ा पैनल गैप है, ये मेरी उंगली अंदर जा रही है पूरी। ये बहुत बड़ा एक पैनल गैप है, ये देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ से कहीं से है एक पैनल गैप जो कभी कभी दिखता है, कभी कभी हाँ ये चलती हुई आवाज़ करता है ये? हाँ, ये आवाज़ करता है। इवन ये पीछे भी एक पैनल गैप है जो आपको दिखता है, ये तो बहुत कांस्टेंट है, हर गाड़ी में देखने मिलता है। इवन ये कभी कभी खुलता भी नहीं है, क्योंकि ये पैनल गैप है इस चक्कर में। तो ये प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी,
बाकी ये मेरे को एक इशू लगा। सेकंड मुझे एक इशू लगा इसके ब्रेक से रिलेटेड। इसके ब्रेक्स बहुत जल्दी ढीले हो जाते हैं एंड ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा हाई पावर्ड ब्रेक लग रहे हैं, बहुत मुश्किल से ब्रेक लग रहे हैं गाड़ी में कि भाई हर 2-4 दिन में फिर वापस कसने बैठना पड़ता तो इसकी टॉप स्पीड कितनी है? है। इसकी टॉप 111 जो मैंने अचीव करी है। अभी आप सोचो आपके 111 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है और गाड़ी के अंदर जो है वो डिस्क ब्रेक नहीं दिया हुआ है। तो बोला ना कॉस्ट कटिंग की वजह से यहाँ पे डिस्क ब्रेक नहीं दिया, पर भाई जब आप इतनी स्पीड दे रहे हो ना व्हीकल के अंदर तो वहाँ ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भगा रहा है इंसान ना उसकी गाड़ी रुकनी भी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में डिस्क ब्रेक देना चाहिए, या तो उसकी स्पीड कम हो या तो इसके अंदर डिस्क ब्रेक दिए जाए। क्योंकि भाई बता रहा है 111 की स्पीड पे वो ले गया था और आप फिर ब्रेक लगा कैसे रहते, क्योंकि रुक तो रही है, मतलब बहुत लेट जाके रुकती होगी। रीजन दिया हुआ है, रीजन है तो रीजन प्लस ब्रेक्स में बहुत इजीली काम करता अच्छा, है। वो काम कर जाता है। हाँ, बाकी जिस दिन रीजन काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी 90 से ऊपर अगर बैटरी चार्ज होती है तो रीजन काम नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली कैपेसिटी के इसमें। लेकिन अगर आपकी 90 से नीचे है फिर आप रीजन प्लस ब्रेक दबा रहे हो पीछे का, तो वो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, बहुत इजीली रुक जाती गाड़ी। मुझे गाड़ी के ब्रेक से वो इशू नहीं है कि गाड़ी रुकती नहीं है, मुझे इशू है कि गाड़ी के ब्रेक शू बहुत कम पावर के हैं, मतलब वो बहुत जल्दी ढीले हो जा रहे हैं। ओके, पैनिक ब्रेकिंग में सही है, ये रुक जाती है? हाँ, बहुत इजीली दोनों ब्रेक दबा दो या तो सिंगल ब्रेक दबा दो तो कॉम्बी ब्रेकिंग से बहुत इजीली रुक जाती है। ठीक है। और बाकी और कुछ इश्यूज आपको लगे इस व्हीकल के अंदर? कुछ सर्विस वगैरह कराई आपने अभी तक इसकी? हाँ, इसमें एक सर्विस करा चुका हूँ मैं अभी। वैसे ऑफिशियल एक सर्विस इसका 5000 किलोमीटर पे होगा जो फुल बॉडी होगा, बट एक बेसिक पॉइंट्स पर एक बार मैंने ब्रेक का टाइट वगैरह करवाया है, एक बार मैंने अपडेट के लिए सर्विस कराया हुआ है और एक बार गाड़ी की चेन आवाज़ कर रही थी तो एक बार उसके लिए लेकर गया था। 3 बार मैं टोटल सर्विस सेंटर विजिट किया हूँ। अब गाड़ी की चेन से रिलेटेड आपको अपडेट देता हूँ। जेन 1 जेन 2 के अंदर तो इस व्हीकल के अंदर बेसिकली हम मोटर आती थी और मेरे ख्याल में ये तो शायद जेन 1 में आता भी नहीं था। हाँ, जेन 2 से आया था शायद ये, तो उसमें हम मोटर आती थी। अब ओला ने क्या करा है, आपने जितने भी उसके वेरिएंट्स हैं, जितने भी पूरा उसका लाइनअप है, उन सब में मिड ड्राइव मोटर दे दी है और चेन ड्राइव कर दिया है। तो चेन में शुरू में क्या होता है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं कि वो ढीली हो जाती है, पर चेन से बेनिफिट ये है कि भाई टूटने का डर नहीं होगा क्योंकि बेल्ट नहीं है इसके अंदर। हाँ। और लाइफ भी ज़्यादा होगी। मैंने तो कल ही सर्विस सेंटर में एक को देखा हुआ है, खड़ा हुआ था बेल्ट लेने के लिए, तो उनसे मैंने पूछा कि कितना टाइम हो गया, तो 2 साल में उनकी बेल्ट जो है वो अपने आप टूट गई एंड 20 की स्पीड पे बेल्ट टूट गई। तो ये भी है, तो मेरे को चेन से बहुत कंफर्ट है एंड बस ये है कि टाइम टू टाइम सर्विस करना पड़ता है, टाइम टू टाइम ल्यूब करना पड़ता है। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं। मुझे तो एक्चुअल में अच्छा लगा कि चेन आ गई, अच्छी चीज़ है। और इसको फुल चार्ज करने में कितने यूनिट बिजली लगती है, मतलब क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, आप बताओ थोड़ा सा आइडिया। मैंने देखो स्मार्ट प्लग यूज़ नहीं किया कभी, तो मैं एकदम वॉट्स कैलकुलेट नहीं करे, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि 6 घंटे का टोटल टाइमिंग ये ले लेता है अगर आप 0 से 100 पे जाते हो। 6 घंटे। और क्योंकि 4 किलोवाट बैटरी है तो 6 घंटे काफ़ी कम टाइमिंग है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने सेम वॉट में एथर चार्ज की थी तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। एंड एक चीज़ और कि मतलब मेरा जो पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था घर का और स्टूडियो का, दोनों जगह पे 2000 से 2500 तक के बीच में आता था, ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 400 रुपये बढ़ा है बस। हाँ, और जबकि मैंने 2500 किलोमीटर चलाई है, तो 2500 बहुत होता है, मतलब अगर आप 2500 किलोमीटर किसी पेट्रोल व्हीकल तो पर चलाओ तो इस चक्कर में ना 300-400 रुपये मेरे ख्याल से काफ़ी कम बिजली इसने यूज़ करी। बाकी मैं आपको आइडिया देता हूँ, जितना किलोवाट का बैटरी पैक होता है ना व्हीकल के अंदर, उतने ही यूनिट बिजली कंज्यूम करता है। जैसे इसके अंदर 4 किलोवाट की बैटरी है तो इसको फुल चार्ज करने में 4 यूनिट बिजली जो है वो कंज्यूम होगी। अब आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे पर यूनिट बिजली का क्या खर्चा है उसके हिसाब से आप जो है अनुमान लगा सकते हो। अब जैसे यहाँ पे तकरीबन 6 से 8 रुपये के बीच में यूनिट होगा, अगर मैं 8 रुपये मान के चलता हूँ तो भी 8 को 32 रुपये लगेंगे इसको फुल चार्ज करने में। और फुल चार्ज करके भाई बता रहे हैं ये 180 की रेंज दे रही है, चलो मैं बता रहा हूँ अगर 150 160 की रेंज भी दे रही है तो भी भाई बहुत फायदे की चीज़ है। और यार मैंने देखा भोपाल में बहुत सारे लोग जो है, मतलब मैंने कम से कम 30-40 लोग तो देखे जो रैपिडो चला रहे हैं इस वेरिएंट से, और उनकी तो रनिंग एक दिन की 120-150 के आसपास होती है। तो आप सही बोल रहे हो, जहाँ तक मतलब मुझे भी आइडिया लग रहा है कि ये व्हीकल जो है 150 के आसपास की एक्चुअल रेंज तो दे रहा है। बिल्कुल, इसका मैं पैसा निकाल लूँगा पूरा 6 महीने में जितना ये पेट्रोल बचा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है 6 महीने में गाड़ी फ्री हो जाएगी। और आपकी डेली रनिंग कितनी है? बहुत ज़्यादा है भाई, मैं फुल चार्ज करता हूँ सुबह मोस्टली रात में। हाँ। और फिर पूरे दिन चलती है वो गाड़ी। मतलब ये है कि स्टूडियो से घर, घर से स्टूडियो, कहीं किसी शूट पे जाना है। आजकल मैंने कार यूज़ करना बंद कर दिया है, मैंने एवेंजर मेरे पास है वो यूज़ करना बंद कर दिया, अभी मैं इसी से ट्रैवल करता हूँ। ओके, और परफॉर्मेंस वाइज कैसी लगती है ये आपको? परफॉर्मेंस वाइज देखो ऐसा कोई इशू नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अगर आपकी गाड़ी फास्ट है, रेंज अच्छी दे रही है, आपके पास 3 बड़े हाई पावर्ड मोड हैं,
तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी गाड़ी कोई निराश कर पाएगी। ब्रेक्स थोड़े और बेटर हो जाते तो शायद परफॉर्मेंस और मस्त हो जाती, बट काफ़ी बढ़िया है, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, राइडिंग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और आपने जब इसको बुक किया था उसके कितने टाइम बाद इसकी डिलीवरी हो चुकी थी? मैंने जब इसको बुक किया था वो फर्स्ट बैच था ठीक है। भोपाल का, मतलब भोपाल में ये जेन 3 आया था टेस्ट ड्राइव के लिए, उस दिन पे मैंने बुक किया था। ठीक है। एंड उससे मुझे टोटल 7 से 8 दिन की वेटिंग लगी, एंड उसमें ये हब पे आ गया था। हब से मैंने पिकअप कर लिया, अगर मैं शोरूम से पिकअप करता शायद 4-5 दिन और लग जाते, तो टोटल इन ऑल माने तो 15 दिन की वेटिंग है इस गाड़ी की। इसी और इसमें हाइपर मोड नहीं है राइट, क्योंकि नहीं, वो S1 प्रो स्पोर्ट के अंदर मोड है आता इसमें, है। हाँ। इसमें हाइपर मोड नहीं आता है, इसमें 3 मोड होंगे, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। हम्म। और इन तीनों की टॉप स्पीड क्या होती है? स्पोर्ट में आपको 111 जैसे मैंने बताया, हाँ। नॉर्मल में आपको 81 से 83 के बीच में देखने मिलता है, कभी उसका मूड होता है तो 83 जाती है, और जो इको है उसमें 44 तक ये चला जाता है, 43 44। और आपने बढ़िया लोडिंग कैपेसिटी वगैरह चेक करा हुआ है, मतलब अरे लोगों को मैंने बिठा के सिलेंडर चढ़ाया रखा है? है यार उस पे, वो बढ़िया एकदम, बहुत अच्छा, कैपेसिटी इस पे आगे सिलेंडर आ जाता है? आ जाता है, बहुत मतलब इजीली खड़ा आ आता जाता है या लेट कर आता है? है लेट के। आ जाता है। तो भाई यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है भाई, ओला के अंदर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सिलेंडर आएगा कि नहीं आएगा। भाई वैसे सिलेंडर आ जाएगा, यहाँ पे एक पहले रखना नहीं चाहिए बम्प लेकिन आ होता था, जाएगा। यहाँ पे एक बम्प होता था हाँ जेन वो, 2 में, हाँ वो वो बम्प बैटरी जो हटा है दिया। उन्होंने बिल्कुल प्लेन कर दी ना इसके अंदर अब। और बाकी आपने इसको चढ़ाई वगैरह भी चढ़ाया? अरे मैंने इसकी वीडियोस बनाई है मेरे चैनल पे, हम लोगों ने इसको चढ़ाई पर चढ़ाया है, हाँ। ऑफ रोड में चलाया है, पानी में चलाया है, बारिश में चलाया कितना है। डूबा हुआ था पानी में ये? पानी में ये ऑलमोस्ट इतना टायर मतलब मैं पूरा, बताता हूँ, भाई बोल रहा है यहाँ तक जो है टायर जो था वो पानी के अंदर था, कहीं दिक्कत नहीं आई? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई भाई, उसके बाद बढ़िया चली है, घर भी आगे। हाँ थोड़ी चेन आवाज़ करने लगी थी पानी के कारण। अगर आप ल्यूब, मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा जो भी ये गाड़ी ले तो एक ल्यूब का स्प्रे लेकर रख लेना जब भी ऐसे लगेगी चेन आवाज़ कर रही है, चेन पे स्प्रे मार दिया, फिर बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, साइलेंट हो जाती है। बेल्ट से बहुत अच्छा रिव्यू है इसका, बेल्ट ना शी करके एक आवाज़ करता है जो मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद थी, इसमें वो चीज़ नहीं है। ओके। और जब आप इसको स्टार्ट करते हो कभी कोई छोटा मोटा ग्लिच आया इसके पास? हाँ, टाइम ब्रीच का इशू जैसा मैंने बताया वो आया था। वो एक इशू है जिसमें आपका स्पोर्ट मोड काम करना बंद कर देता है। जितनी बार भी आप गाड़ी चालू करते हो आपकी गाड़ी मोड पे जाने में थोड़ी दिक्कत करती है। पार्क डी लिखा आता रहता है पूरे टाइम पर, स्टैंड ओपन है उसके बाद भी बोलता है स्टैंड बंद है। ठीक है। तो ऐसे छोटे मोटे ग्लिचेस आते हैं, लेकिन वो एक अपडेट के बाद ठीक हो जाता है। गाड़ी से लेने के बाद आपको 15-20 दिन में एक अपडेट आता है। उसके बाद से कोई इशू नहीं आया? कोई इशू नहीं आया। बाकी सीट की कुशनिंग वगैरह कैसी है और लाइट का थ्रो वगैरह कैसा है? सीट की कुशनिंग नहीं पसंद थी मुझे, इसलिए हाँ। मैंने सीट कवर लगाया। ठीक है। तो जो पहले वाली सीट्स थी वो बहुत अब्जॉर्बेंट थी, उस पर अगर आप थोड़ा सा भी कुछ डालोगे तो वो गीला हो जाती थी बहुत इजीली। ठीक है। मतलब बारिश में अगर छोटी ड्रॉपलेट्स भी है तो भी गीली हो जाती थी। ठीक तो है। मैंने सीट कवर लगा लिया वाटरप्रूफ वाला, अब कोई इशू नहीं है। और सस्पेंशन वाइज कैसे हैं इसके? आगे के suspension? अच्छे हैं, पीछे के नहीं पसंद भाई, पीछे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि पीछे कई बार मैं लोगों को बिठाता हूँ एंड वो भाई उचकते ही रहते हैं पूरे रास्ते में। तो वो जो भी बंदा इस गाड़ी पे बैठता है और अगर मान लो कहीं गलती से मैंने 80-90 चला ली, हाँ। तो वो पीछे वाला बंदा ना खुश होके नहीं जाता है क्योंकि पीछे सस्पेंशन अच्छे नहीं दिए। और बाकी आपको जब आप शोरूम जाते हो तो वहाँ पे उन लोगों का बिहेवियर वगैरह कैसा रहता है? क्योंकि ओला में लोगों को बहुत इशू था कि यार शोरूम वाले रिस्पांस नहीं करते, कोई दिक्कत आती है तो। भोपाल में ऐसा सच कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि भोपाल में जो सर्विस सेंटर है वो सारे के सारे कंपनी ऑथराइज्ड हैं, कोई भी ऐसा डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं है। तो वो सारे ही लोग जो है एम्प्लॉयज़ हैं एक तरह से ओला के। ठीक तो है। अगर वो लोग बिहेवियर ख़राब करेंगे तो सीधा ओला पे मैसेज Right, जाता सही है बात और है। उनकी जॉब चीज़ें जाती है, तो वहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं देखने मिलता। एक चीज़ है कि थोड़ा टाइम लेते हैं सर्विस में, तो ये तो है। और आपने ये पूरा ये कवर लगवाया है कपड़ी, आपने जो है पूरा क्रैश गार्ड लगवाया है व्हीकल के अंदर, ये क्रैश गार्ड जो है आपने कहाँ के लिया और कितने का लिया है? एक्चुअली मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है कंपनी मना करती है लगाने को। बट प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी एक तो ज़्यादा ड्यूरेबल लगी नहीं, कि मुझे फर्स्ट डे पे इस पर क्रैच आ गया था, तो मैंने सोचा कि लगवा लेते हैं। एंड इसमें ऑलमोस्ट के मुझे 10,000 रुपये का टोटल कॉस्ट आया होगा, तारी है के अंदर। इसके अंदर सबके पहले ही क्रैश गार्ड आ गया, फिर ये नंबर प्लेट के कवर्स आ गए, देन उसके बाद ये आ गया स्मार्टफोन माउंट, ठीक है, कि जनरली नेविगेशन में हेल्प करता है। टायर के वो आ गए, स्टिकर्स आ गए, उसके बाद जो मैट्स आ गई, ये वाली मैट आ गई, और एक डिब्बी के अंदर भी मैट है, वो भी आ गई। ये अंदर एक मैट है। बाकी यहाँ पे बुट की खाली से बता देता हूँ, इसके अंदर 34 लीटर का बुट पिस आता है। भाई पूरा घर का सामान पड़ा होता है इसके अंदर, तो जो मर्जी एक बच्चा भी बिठा के लेके जा सकते हो आप, इतनी जगह है इसमें। एंड इसके बाद इसमें एक मैट मैंने लगा लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आते थे। ये वाला सीट कवर हो गया, एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें, ये लेडीज फुटरेस्ट हो गया,
इसमें एक्चुअल में मेन स्टैंड नहीं आता है ओला में, बट मैंने एक्चुअल में इसमें स्टैंड लगवा लिया है। ये कैसे अगर इनका हेल्प करता है, ये 1000-1500 का होगा आई थिंक। और ये लेडी फुटरेस्ट, लेडीज फुटरेस्ट भी इतने का ही होगा ऑलमोस्ट। ले आज लगवाया आपने? हाँ जी, सारी चीजें ये पूरा एक्सेसरीज एक साथ ही लगवाई थी मैंने। और रीजन भी उसका था यार, अगर आप किसी लेडीज को पीछे बिठा रहे हो तो उसको जरूरत है एक लेडीज फुटरेस्ट की। उसके बाद मेन स्टैंड आपको पार्किंग में हेल्प करता है, क्योंकि इसका स्टैंड इतना परफेक्ट नहीं है। अगर आप गाड़ी लगाते हो तो बहुत ज्यादा स्पेस के लिए लेता है। अच्छा, एक बात मुझे आंसर दो कि अगर ओला नहीं लेते, कौन सा व्हीकल लेते? इलेक्ट्रिक व्हीकल भी? मैं एथर लेता। ऐसा में मैं एसर लेता, और उसमें मैं रिस्का साइड नहीं जाता, मुझे रिस्का पसंद नहीं है। बट मैं बहुत अच्छी है या पोसोती एक्स टेक्सा। ओके। और आपने मुझे बताया था बात थी इसमें कि आपने ओला की बाइक की बुक कर रखी है। हाँ जी, मेरी बाइक है जो कि 18-19 दिन वेटिंग बोल रहे हैं, बट कितनी जल्दी आएगी नहीं आई थिंक। रोडस्टर की मैंने एक्स प्लस बुक कर रखी है। इतने की वो मुझे 1,60,000 रुपए की पड़ रही है। पूरा पेमेंट कर दिया आपने? नहीं, अभी बुकिंग अमाउंट दिया हुआ है। जिस दिन वो मतलब आउट फॉर डिलीवरी हो जाएगी उस दिन मैं एक्चुअल में पूरा आदि का प्रोसेस करूँ। कौन सा वाला वेरिएंट उसका? मैं उसका ले रहा हूँ 4.5 किलोवाट बैटरी वाला वेरिएंट, एंड वो भी मैं EMI पर ही लूँगा जैसे ये ली थी। एंड उस पर भी हम काफ़ी कंटेंट बनाने के लिए उसको ले रहे हैं। क्योंकि देखो एक्स प्लस के अंदर बेसिकली दो वेरिएंट्स, एक है 4.5 वाला जिसमें आईडी की रेंज आएगी 252 किलोमीटर की, और एक है 9.1 वाला, उसमें तो भाई 500 किलोमीटर की आईडी की रेंज से। नहीं भाई, वो मुझे क्यों आ रहा है। तो भाई लास्ट वर्ड आपके कि एज द नेक्स्ट कौन लोग ले सकते हैं? आप बहुत क्लियर रहूँगा, बहुत क्लियर, कोई भी ड्रामेटिक बात नहीं। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है डेली सी, आपको एक चार्ज पे काफ़ी लंबी चलानी है गाड़ी। दूसरी चीज़, आपको एक ऐसा बजट है जो ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हो एक ऐसी गाड़ी जो लॉन्ग टर्म में आपको कोई प्रॉब्लम या इश्यूज ना दे, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। वो लोग जो कि बहुत सारे फीचर थ्रू कहते हैं गाड़ी को, या बहुत ज़्यादा मतलब गाड़ी में बजट भी लगा करके खुश है, लेकिन उनको चाहिए फीचर्स काफ़ी सारे। उससे बाद टच स्क्रीन कंट्रोल वगैरह उनके लिए मैटर करता है, स्पीकर्स मैटर करते हैं, या फिर भाई डिस्क ब्रेक्स मैटर करता है। तो भाई उनके लिए फिर ये गाड़ी नहीं बनी हुई है। ये गाड़ी सिंपल लोगों के लिए है। हम जैसे लोग जो भाई उठाए काफ़ी लगाए निकल वो, ये आपकी एक तरह से एक्टिवा बन सकती है। एक्टिवा जितनी ड्यूरेबल नहीं कहूँगा, लेकिन एक्टिवा बन सकती है। क्योंकि जैसे हमने कहीं जाना है तो हमने इसको सिर्फ चार्ज करा एंड यूज़ करा, ठीक है। कोई भी इशूज़ की चांसेस और प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है अगर आपके पास गाड़ी में की है। तो ये मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने एस वन प्रो पर्सनली यूज़ करा है 6 महीने से ज़्यादा, तो मुझे पता है कि की और बिना की के क्या बहुत अंदर है, बहुत डिफरेंट है। और हाइपर चार्जर हमने मिस कर दिया, ये हाइपर चार्ज को सपोर्ट करती है? हाँ जी, ये हाइपर चार्ज तो सपोर्ट करती है। ओला के सर्विस स्टेशन पर जो हाइपर चार्जर होता है उसमें आप कितनी देर में कितने चार्ज हो जाती है? 45 मिनट्स में कंप्लीट चार्ज कर। मतलब अगर 10 मिनट की बात करूँ मैं तो? 10 मिनट में अप्रोक्स 15% ऐसी हो जाती है। और कई काम करते हैं ओला के हाइपर चार्ज? बस इसमें एक कैच है, क्योंकि लोग देख रहे हैं, सच सुनना चाहते हैं, मूव ओएस का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अगर आप वो नहीं लेते हो तो फिर आपकी गाड़ी हाइपर चार्जर पे लगा करके भी चार्ज नहीं होगी। आप कितनी गाड़ी की ही चार्जर से सिर्फ वो और कितने रुपए का होगा वो एक्चुअल में शायद 3,500 रुपये का आता है, जो कि 3 साल के लिए वैलिड। के और आपने इसके बैटरी की वारंटी दी है एक्सटेंडेड? हाँ, मैं इसमें एक्सटेंड कराऊंगा। एक्चुअल में वो 11 महीने तक का पीरियड है। ठीक है, और अभी की वारंटी कैसे करोगे? अभी इस पे 3 साल की वारंटी, 3 साल में 50,000 किलोमीटर, तो आप इस पे वो 8 साल अपियर वाली लोगे या उसके ऊपर के भी है? 8 साल 1,25,000 किलोमीटर। ठीक है, तो आप में इतना ऑप्शन अवेलेबल है, 8 साल के लिए आप 80,000 किलोमीटर भी ले सकते हो। फिर यार ये 1,50,000 तक आप आराम से करा सकते कोई 2,50,000 किलोमीटर तो बहुत होता है यार। हो। अरे मैं चला डालूंगा, बेकर। फिर वीडियो भाई से वसूली चल रहा है यार, मैं बताऊंगा वीडियो बनाने के लिए। मैंने भाई का चैनल देखा हुआ है, ये 1,00,000 किलोमीटर वाली वीडियो ज्यादा बनाते हैं, तो मैंने कहा गाइड कर लेते यार, किस गया से को मेरा एक्चुअल में चैनल का पर्सपेक्टिव यही है कि भाई बंदे को एक्चुअल में जो बिल्कुल अनफिल्टर्ड अनएडिटेड चीज़ है ना वो निकल के आनी चाहिए सामने। जैसे मैंने आपका वीडियो बनाया, ऐसे मैंने बाकी लोगों का बनाया। और जहाँ भी कोई अच्छा काम कर रहा है ईवी के अंदर, कोई चीज़ ज़्यादा मतलब उसने कुछ बड़ा कर लिया है, तो भाई कमेंट करके बता देना, मैं आपके पास भी जाऊँगा, आपकी वीडियो बना दूंगा। और भाई उत्कर्ष भाई का भी चैनल है, आपके बारे में बता दो। भाई, अगर भाई डालेगी डिस्क्रिप्शन में तो आप क्लिक कर देना एंड आ जाना हमारी चैनल पर। हम स्मार्टफोन्स एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। गाड़ी का तो उतना नॉलेज है नहीं, अभी अभी शुरू करा है। अगर आपको लगे तो भाई देख सकते हो, उत्कर्ष गुप्ता नाम से चले। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा भाई, ठीक है। थैंक यू फ्रेश भाई। बिल्कुल भाई, थैंक यू वेरी मच। भाई के लिए एक बार जरूर कहूँगा यार, मुझे नहीं लगता कभी मैंने इतने हम्बल देसी अच्छे क्रिएटर, क्योंकि भाई का मैं चैनल देखता था एंड उससे रिव्यूज लेकर के ही मैं ये चीज़ ऑन कैमरा फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ कि आपके चैनल पे ही मैंने वीडियो देखी थी S1X की, एंड उसके बाद ही मैंने भोपाली भोपाली भाई।